मधुलिमय जी जिस तरह से आरएसएस से लड़े प्रखरता के साथ, वो आज के लिए मुझे लगता है कि हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण रहना चाहिए। और सभी तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ किस तरह प्रखरता से लड़ा जा सकता है, इसका उदाहरण उन्होंने हमारे सामने रखा है। मैं मधुलिमय जी से मिली थी टाइम्स फेलोशिप पर जब मैं काम कर रही थी, और मेरा टॉपिक था इंडियन मुस्लिम वीमेन स्ट्रगल फॉर लिविंग विद डिग्निटी। और मैं उनका इंटरव्यू लेने गई थी। इस टॉपिक पर मैं कई राजनीतिक दलों के लोगों के भी इंटरव्यूज कर रही थी। तो मैं उनकी दो बातें इस संदर्भ में, आज का जो हमारा विषय है उस संदर्भ में उनकी दो बातें जरूर यहाँ रखना चाहती हूँ। उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बात ये कही थी कि दुनिया भर में सर्वसामान्य सिद्धांत की दिशा में विभिन्न समुदायों का विकास होना चाहिए, वो जरूरी है। ये एक बात उन्होंने कही थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि कानून को विश्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। कानून इंसानों के लिए होते हैं, इंसान कानूनों के लिए नहीं होते। अब इन दो बातों को आज हम देख रहे हैं कि सर्वसामान्य सिद्धांतों की दिशा में विभिन्न समुदायों का विकास नहीं हो रहा है, और इसलिए जो समाज पिछड़ गए हैं उनके आंदोलन के मुद्दे फिर इस तरह से उभर के आते हैं, आइडेंटिटी के मुद्दे के रूप में। तो ये जो विषम विकास है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। और हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान समुदाय जो है यहाँ कितनी बुरी तरह से पिछड़ गया है। और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि विषमता जो है, अमीर और गरीब, इस तरह का विषम विकास जो है वो बहुत समस्याएं पैदा कर रहा है। ये उनकी जो एक बात थी वो मुझे आज भी कई संदर्भों में याद आती है। दूसरा मुद्दा उन्होंने कहा था कि कानूनों को विश्वमान्य सिद्धांतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि जागतिक संगठन जो है वो आज मानव अधिकारों की बात, महिलाओं के अधिकारों की बात जिस तरह से आगे ला रहे हैं, तो ये जो है कि जो विजन एक होना चाहिए, मधुलिमय जी ने वो विजन हमको दिया है। तो आज जब ये हुआ तो मैंने उस इंटरव्यू की मुझे याद आई और मुझे लगा कि उनको अभिवादन करते वक्त ये बातें जरूर रखनी चाहिए। जहां तक हिजाब का सवाल है, मैं महाराष्ट्र के मुस्लिम परिवार से आती हूँ, और हमारे परिवार में जो कि इकट्ठा परिवार था, मेरी दादी ने कभी हिजाब या बुर्का नहीं पहना, मेरी नानी ने कभी नहीं पहना, ना खाला ने पहना, ना बुआ ने पहना, बेटियों ने तो पहना ही नहीं, बहुओं ने भी नहीं पहना। तो क्या ये सच्चे मुसलमान नहीं थे? वो तो नमाज पढ़ती थी, मेरी दादी तो कुरान शरीफ भी पढ़ती थी। तो एक बात सिर्फ मेरी दादी ने मुझसे कही थी, वो ये कही थी कि पर्दा तो आंखों का होता है, और पर्दा आंखों में और आपके बिहेवियर में, आपके बर्ताव में होता है, बाकी पर्दे की जरूरत नहीं है। तो आप डिसेंट कपड़े पहनिए और अच्छा बर्ताव रखिए, इस तरह का पर्दा लपेटने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब मैं महाराष्ट्र में देखती थी कि मेरे जितने रिश्तेदार हैं, महाराष्ट्र के कई परिवार जो हैं, वहां मैंने कभी बुर्का देखा नहीं। लेकिन मैंने 80-90 के, ये जो 80-90 का जो दशक है उसमें मैंने खुद देखा कि किस तरह से पर्दा, बुर्का, हिजाब बढ़ता जा रहा है। और ये बहुत शॉकिंग चीज थी हमारे लिए, क्योंकि हमने तो कभी पहना नहीं था, और एकदम आसपास बड़े शहरों में बुर्के वाली इतनी मुस्लिम महिलाएं दिखाई देने लगी, और वो पहनना कैसे जरूरी है मुस्लिम औरत के लिए ये भी कहने लगी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये एकदम से इस तरह का आइडेंटिटी का मुद्दा कैसे बन गया। जिस घर में मैंने बुर्का नहीं पहना, उस घर की पोतियां जो है, जो बड़े शहरों में गई और वो कह रही है कि हमें बुर्का पहनना है। तो ये क्यों हो गया इतना? एक तरफ स्कल कैप्स बढ़ गए, एक तरफ बुर्का बहुत तेजी से बढ़ा। तो ये दोनों दशक जो मैं देखती हूँ, उसमें मुझे दिखाई देता है कि 80-90 का दशक जो है, उसमें एक तरफ बहुत तेजी से ग्लोबलाइजेशन की आंधी, ओपन इकोनॉमी की आंधी हमारे जैसे देशों तक पहुंच रही है, और दूसरी तरफ
भारत जैसे देश में इसी दशक में आडवाणी जी की एक रथ यात्रा चल रही है। तो एक तरफ है वेस्टर्न कल्चर से कैसे लड़ना है, और जो कंज्यूमरिस्ट कल्चर है उससे कैसे लड़ना है, और दूसरी तरफ आडवाणी जैसे लोगों से कैसे लड़ना है। ये दोनों चैलेंजेस मुझे ये इन दोनों दशकों में दिखाई देते हैं। और मुझे दिखाई देता है कि बुर्का जो तेजी से बढ़ता हुआ मैं देख रही थी, मैंने टाइम्स फेलोशिप के केरला में जो इंटरव्यूज किए, तो उसमें महिलाओं का कहीं भी बुर्का नहीं था ज्यादातर। और मोपला कम्युनिटी तो ओबीसी कम्युनिटी है वहां की, वो तो बिल्कुल ही एकदम किसान के जैसे। तो अब बिल्कुल ये आइडेंटिटी की, मुस्लिम औरत हो तो आपको बुर्का पहनना है, हिजाब हमारा मजहबी अधिकार। इससे ये हो रहा था कि आडवाणी की रथ यात्रा, फिर बाबरी मस्जिद गिराई जाना, फिर दंगे देश भर में, और समाज घेटोआइज होता जा रहा था। मुंबई में हमने देखा है कि जब घेटोआइज हुआ समाज, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि जब समाज घेटोआइज हुआ तो समाज का कंट्रोल औरतों पे बढ़ा। और ये कंट्रोल इस तरह से बढ़ा क्योंकि अस्तित्व का ही सवाल आ गया था ना, कम्युनिटी मारी जा रही थी। तो जब कम्युनिटी के एग्जिस्टेंस का सवाल आता है, महिलाओं पर बंधन और बढ़ते जाते हैं, और फिर समाज का जो कंट्रोल आया वो किसके हाथ में था? तो कट्टर इस्लामिक जो संगठन थे उनके हाथ में वो गया, और इसलिए ये दबाव जो है महिलाओं पर बढ़ने लगा। फिर इस तरह का प्रचार प्रसार जो कट्टर इस्लामिक संगठन जावेद जी ने कहे वो करने लगे, और आइडेंटिटी, ये हमारी आइडेंटिटी है इस तरह का मानकर। और सब आइडेंटिटी कहाँ से पहले दिखाई देगी समाज की? तो औरतों पर बुर्का, पर्दा और इस तरह की परंपराएं लाद देने से हमारी आइडेंटिटी जो है वो दिखाई देगी। तो साफ तौर से ये नजर आता है कि इसका संबंध जो है, तो जो बहुत ही क्रूएल तरीके से हम देख रहे हैं कि ओपन इकोनॉमी का जो बहुत बड़ी आंधी, वेस्टर्नाइजेशन की, कंज्यूमरिज्म की खास तौर से जिस तरह से आंधी आई, तो हम हमारी आइडेंटिटी, हमारी वैल्यूज को बचाना है। तो वो स्पेस जो है वो कट्टर इस्लामी ग्रुप्स जो है उन्होंने यहाँ ली। अब क्या हो गया है, वो जावेद जी ने वो बात की है कि हक के नाम पर हिजाब का समर्थन कर रहे हैं महिला संगठन, एनजीओज, ये कर रहे हैं, और चॉइस के नाम पर कर रहे हैं। तो जो फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो एनजीओज का तो मैं कहूंगी नहीं, क्योंकि इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, फॉरेन फंडिंग इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। दूसरा, मैंने तो नहीं देखा इनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लेकिन फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पितृसत्ता के बारे में बात करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज के अधिकार और चॉइस के रूप में हिजाब जो है इसका समर्थन होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि ये चिंता की बात है इसमें, और वो तो है ही कि ये किसको सपोर्ट, इनडायरेक्टली किसके लिए सपोर्ट किए जा रहा है। और दूसरा ये कि समाज में ड्रेस कोड कैसे तय होता है। तो हम अगर भारतीय समाज ही देख ले तो यहाँ तो जाति के आधार पर भी ड्रेस कोड तय होता है। ऊंची जातियां क्या पहनेंगी, पिछड़ी जातियां क्या पहनेंगी, और ठाकुर और ब्राह्मणों के सामने दलित जूता पहन सकता है कि नहीं पहन सकता है, वो उनके सामने से जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो ये तो इस पर तय होता है। तो महिलाओं का जो ड्रेस कोड है तो वो तो पितृसत्ता तय करती है। ये जो लड़कियां कह रही है हिजाब हमारा हक, उनके लिए, उनका मैं एक बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूँ। भीड़ में जो एमआईएम के पोस्टर्स लगे, उसमें एक पोस्टर ये था कि हर कीमती सामान पर्दे में रखा जाता है। तो जो आपको इंसान भी नहीं मानते हैं, जो आपको सामान मानते हैं, तो कौन से कल्चर की बात आप कर रहे हैं? और पहले हिजाब फिर किताब, इस तरह की बड़े बड़े पोस्टर्स वहां लगाए गए। तो वो ओएसिस आप कितना ही बोल दे, आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन छुपा हुआ एजेंडा कुछ और है, ये साफ दिखाई देता है। इसलिए
मैं ये भी अनुभव आपको बताना चाहती हूँ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में जब हम माइनॉरिटीज एजुकेशन पे काम कर रहे थे, तो हमने काम शुरू किया 1994 में। तब महापालिका की स्कूलों में सिंपल जो यूनिफॉर्म था वो ही मुस्लिम बच्चियों का, उर्दू स्कूलों में भी वही यूनिफॉर्म था जो कॉरपोरेशन ने तय किया था। लेकिन 2014 तक मैंने देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में आने वाली, पहली क्लास में आने वाली बच्ची को भी हिजाब डाल के लाया जा रहा है। और अब तो कॉरपोरेशन ने भी उर्दू स्कूलों को हिजाब की परमिशन दे दी है, जो प्राइमरी स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है। यहाँ हम चॉइस की क्या बात करें? तो इसके लिए हमको बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। हिजाब के लिए सोच में बदलाव जरूरी है। मैं किसी महिला को पहनना है, ये उसका चॉइस हो सकता है, लेकिन इसको आंदोलन का मुद्दा बनाना ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे जैसे आपने कहा कि जावेद जी की धर्म संसद 20 लाख मुसलमानों को मारने की बात करती है, तब तो मुस्लिम समाज का जिस तरह से रास्तों पे आना चाहिए था नहीं आया। शिक्षा के मुद्दे को लेकर नहीं आया, सच्चर समिति के मुद्दों को लेकर नहीं आया, लेकिन हिजाब के मुद्दे पर अलग अलग स्टेट्स में आंदोलन हो रहे हैं। ये हमें अलर्ट होने की निशानी है, ऐसा मुझे लगता है। ये खतरे की घंटी है और हमें इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, ना कि वो महिलाओं का हक है उनको इमोशनल मुद्दों पर सपोर्ट करना मुस्लिम महिला के लिए ही खतरनाक साबित हो सकता है। भारत में हम अगर देखें मुस्लिम महिलाओं के कौन से सवाल उभरते रहे हैं, तो सबको पता है आधी सदी से ज्यादा 60 साल करीब करीब हम कौन से मुद्दों पर बात कर रहे थे? मुस्लिम महिलाओं के कौन से मुद्दे हैं? मुस्लिम महिलाओं के पर्सनल लॉ मुद्दा है, मुस्लिम महिलाओं का तलाक मुद्दा है, फिर मुस्लिम महिलाओं का बुर्का मुद्दा है, फिर मुस्लिम महिलाओं का अब हिजाब मुद्दा है। तो हमने 60 साल, मतलब हमको समझ जो है ये इसके बारे में, इन सवालों के बारे में तो समझना पड़ेगा हमें। तो अभी तक मुस्लिम महिलाओं, और जब मैं मुस्लिम महिलाओं से मिलती हूँ पूरे देश भर में जाकर, तो मुस्लिम महिलाएं मुझे बताती है कि हमारे जो मुद्दे हैं उसमें कौन से मुद्दे वो बताती है पूरे देश में, सिर्फ एक स्टेट में नहीं। वो बताती है कि हम अच्छा एजुकेशन चाहते हैं, हम सुरक्षा चाहते हैं, हिफाजत चाहते हैं, और रोजगार चाहते हैं, और न्याय चाहते हैं। अब ये 4 मुद्दे हमारे एजेंडा पे नहीं आ पाते हैं, क्यों? तो एक समझ बनानी पड़ेगी कि उनके रियल मुद्दे क्या है और उनके इमोशनल मुद्दे क्या उठाए जा रहे हैं। तो आजादी के बाद से ही मुस्लिम महिलाओं के सवाल की, आज हिजाब पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के सवाल पर इस देश में आजादी के बाद से क्या, अंग्रेज थे तब से राजनीति हो रही है। आज का जो पर्सनल लॉ है ये तो अंग्रेजों ने बनाया, और हमें मुस्लिम आइडेंटिटी जो दी वो अंग्रेजों ने दी। एक हिंदू आइडेंटिटी, एक मुस्लिम आइडेंटिटी, इस तरह के कानून बनाकर अंग्रेजों ने हमें ये आइडेंटिटी दी, और हम उसको ढो रहे हैं आज भी। लेकिन हम अगर देखें तो हमको समझ में आता है कि अन्य महिलाएं जो है, अन्य समाज की महिलाएं, उनकी इतनी राजनीति नहीं होती। लेकिन मुस्लिम महिलाओं का कोई भी आप सवाल ले लो, वो राजनीति का शिकार होता ही है। तो उनके ह्यूमन राइट्स का जो सवाल है वो आगे ही नहीं आने पाता, जिस तरह से मुस्लिम महिला के सवाल की राजनीति होती है। और ये राजनीति कट्टर इस्लामिक धाराएं, कट्टर हिंदुत्ववादी धाराएं और राजनीतिक पक्ष, ये तीनों मिलकर करते हैं। और इतना ही नहीं, हिंदुत्ववादी मुस्लिम महिलाओं के सवाल का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो ये करते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की मुद्दों की आड़ में वो मुस्लिम समाज पर अटैक करते रहते हैं। वो मुस्लिम महिलाओं के सवाल का इस्तेमाल करके मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। और वो ये होता है कि मुस्लिम शाहबानो के वक्त मैंने देखा था कि हिंदुत्ववादी जब इस मुद्दे को ये कर रहे थे कि नहीं, ये तो अलग कानून मांग रहे हैं, ये तो देशद्रोही है, इस तरह से बात कर रहे थे, तो अपने आप ही मुस्लिम महिलाओं के जो ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं अपने आप ही पीछे चले जाते हैं। बीजेपी के या हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता ये कहते हैं कि ये तो इस देश के कानून का विरोध करते हैं, तो ये देशद्रोही है। लेकिन जब
यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात, लेकिन हिंदू कोड बिल पर की बात जब आई तो जिन हिंदुत्ववादियों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया, तो फिर तो वो भी देशद्रोही है। अगर मुसलमान पेट्रियार्की के चलते कानून को विरोध करता है, तो हिंदू कोड बिल को विरोध करने वाले क्या थे? और दूसरा, जो शबरीमला भी महिलाओं को नहीं जाने देना चाहते, उनको फिर हम क्या कहेंगे? तो लेकिन हमेशा ही इस देश का कानून नहीं मानते, ये देशद्रोही है, इस तरह का प्रचार वो करते हैं। और इस्लामी कट्टरतावाद तो हमेशा ही महिलाओं के सवाल पर इस्लाम को खतरे में मानने लगता है। तो यहाँ जो है कि ये एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश है, तो हमको ये तो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इसका हल निकल सकता है। मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों से हिंदू कट्टरतावाद, मुस्लिम कट्टरतावाद, राजनीतिक पक्ष ये तो जुड़े ही है, लेकिन चुनावों की राजनीति और चुनाव की राजनीति जो है वो देख लीजिए ना कि यूपी में चुनाव है, वहां हमारी जमीन खिसक रही है, तो भाजपा शासित कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा उभर के आता है। तो ये जो पूरी राजनीति है, फिर वो भाजपा शासित कर्नाटक में हिजाब के मुद्दे का बवाल करते हैं, और उसके साथ कौन जुड़ जाते हैं? पीएफआई जुड़ता है, सीएफआई जुड़ता है, एआईएमआईएम जुड़ता है। क्या ये कोइंसिडेंस है? ये कोइंसिडेंस तो है नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही लेवल पर हमको नजर आ रहे हैं। हिंदू कट्टरतावाद को मुस्लिम कट्टरतावाद फायदा पहुंचा रहा है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का नहीं, इस देश की धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिकता जो है, जो लोकतंत्र है इस देश का धर्मनिरपेक्ष, उसको सबसे बड़ी हानि इससे पहुंचने वाली है। तो सिर्फ मुस्लिम महिलाओं का हक या मुस्लिम महिलाओं का एग्जिस्टेंस इतना छोटा ये सवाल नहीं है, ये सीधा सीधा हमारी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र से जुड़ता है, उस रूप में हमारे देश से ये मुद्दा जुड़ता है। दूसरा है कि ये जो जिस तरह से कट्टरतावादी संगठन काम करते हैं और चुनावी राजनीति काम करती है, उसी तरह से हमने देखा है कि जिनके पास कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, इस तरह के एनजीओज जो बहुत बार फॉरेन फंडिंग पे काम करते हैं, वो किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के सवाल को उठाते हैं। आज भी आप देख लीजिए कि हिजाब का समर्थन किया जा रहा है। दूसरा, वो इन सवालों को किस तरह की आइडियोलॉजी से देखते हैं। हाँ, आप देखिए कि 90 के दशक से पहले हमने सिनेमा बंदी आंदोलन किया, हमारा आधार संविधान था। हमने कई महिलाओं ने आंदोलन किए, उनका आधार संविधान था। कानून की बात की, उसका आधार संविधान था। लेकिन एनजीओ अब ये कह रहे हैं कि आवर स्क्रिप्चर्स आर नॉन निगोशिएबल। हम महिला शरिया अदालतें चलाएंगे, जो हमको ये लग सकता है कि कोई इस्लामिक कट्टरतावादी चला रहा है क्या, लेकिन महिला जो एनजीओज है वो इस्लामी शरिया अदालतें चलाएंगे, महिला काजी ट्रेन करेंगे। इसमें देखिए कि ज्ञान प्रबोधिनी आरएसएस की एक संस्था है, उन्होंने महिला पुरोहितों को ट्रेनिंग दी वहां। और क्यों हम इस क्षेत्र में महिलाओं को लाना चाहते हैं? तो हम क्या चाहते हैं, हमारी भूमिकाएं क्या है? एक लड़की ने मुझसे कहा कि नहीं, जब ये कहते हैं, जब हमें पता चला है कि हमारे धर्म में सारे अधिकार हमको दिए गए हैं, तो संविधान की हमको क्या जरूरत है? ये खतरनाक है, क्योंकि हमारे देश में गांधी भी हुआ है, हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी हुए हैं। गांधी ने ये कहा था कि मेरा धर्म मेरा व्यक्तिगत मुद्दा है, और गांधी सिर्फ इतना नहीं कहते, गांधी ये कहते हैं कि मेरा धर्म मेरे सिर्फ चिंतन का मुद्दा है। कर्मकांड की बात भी गांधी नहीं करते, और गांधी की तरफ हम देखते नहीं ऐसे वक्त। फिर दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, वो भी हम हमारे मतलब के लिए सिर्फ देखते हैं। हम उसकी आत्मा, उस संविधान की जो आत्मा है, उसको समझना नहीं चाहते। और मुझे ये दिखाई देता है कि इसमें हिंदू फंडामेंटलिस्ट भी संविधान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमको बचाना होगा,
और इस तरह के एनजीओस भी इस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। और भारत तो बहुधर्मीय देश है, कल को कोई कहेगा कि मेरा बाइबल नॉन निगोशिएबल है, मेरे मनुस्मृति नॉन निगोशिएबल है, तो हम क्या करेंगे? तो मुझे ये लगता है कि हमारी समझ क्या है, और मीडिया इसको क्रांतिकारी चीजें मान के पब्लिसिटी जब देता है, तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा गैप है कि हमको माइनॉरिटी की महिलाओं के सवालों को किस तरह से समझना है, हमारा स्टैंड क्या होगा। तो उसकी आज मुझे लगता है कि बहुत जरूरत है। इस देश में एक आशा, एक उम्मीद की किरण जो नजर आई वो शाहीन बाग में नजर आई। और शाहीन बाग का दायरा बहुत बड़ा था, नागरिकत्व के अधिकार पे वो बैठी थी और इस देश को बनाने वालों की तस्वीरें उन्होंने लगाई थी। वहां गांधी थे, वहां अंबेडकर थे, वहां भगत सिंह थे, वहां मौलाना आजाद थे। इस भारत को जिन लोगों ने बनाया है उनकी तस्वीरें लेके वो बैठी थी और हाथ में संविधान लेके बैठी थी। और उन्होंने ये दिखा दिया कि महिलाएं पूरे समाज का नेतृत्व कर सकती है। लेकिन आज हिजाब का सवाल उठाकर ये है कि फिर से संकुचित राजनीति जो है वो नेतृत्व हम कैसे हाथ में ले सकते हैं, इसकी कोशिश की जा रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि मुस्लिम महिलाओं का सवाल क्या है, ये एक बात। दूसरी बात, यहाँ हिंदू मुस्लिम संबंध कैसे है, ये एक बात। टाइम्स फेलोशिप के वक्त ही मुस्लिम महिलाओं से बात करते वक्त मेरी ये समझ में आया था, क्योंकि 93 में ये मैं मुस्लिम महिलाओं से पूरे देश में मिल रही थी और बाबरी मस्जिद गिराई गई थी और पूरे देश में दंगे हुए थे। मुस्लिम महिलाएं क्या कह रही थी? मुस्लिम महिलाओं से मैंने सीधा एक सवाल पूछा था कि आपको सबसे ज्यादा खुशी कब होती है, आपको सबसे ज्यादा दुख कब होता है? तो करीब करीब 80% महिलाओं के जवाब थे कि जब समाज में अमन रहता है, शांति रहती है, तब हमारे दिल को सुकून मिलता है। जब दो समाज मिलजुल के रहते हैं तब हमारे दिल को सुकून मिलता है। तो मुस्लिम महिलाओं की सवालों की राजनीति जो है, ये हिंदू मुस्लिम सामाजिक संबंध कैसे है, राजनीतिक संबंध कैसे है, इस पर भी डिपेंड करता है। और इसमें अभी तो जो चलाई जा रही है राजनीति वो तो हेट्रेड की राजनीति है। और मुसलमानों को जिस तरह से गेटवाइज किया जा रहा है और उनके बारे में जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है, वो अगर हम देखें तो जाहिर है कि मुस्लिम महिलाओं का सवाल और पेचीदा होता जाएगा। क्योंकि देखिए जिस तरह वो सूली डील बुलीबाई ऐप ले लीजिए या दंगों में रेप का आप ले लीजिए, या पूरी हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी में मुस्लिम महिलाओं को कैसे देखा गया है, ये आपको एक सेमिनार सुरू आहे ऑनलाइन, नंतर करतो फोन। 6 गोल्डन पेजेस जो 6 सोनेरी पाने भारतीय इतिहासाची, जो सावरकर विनायक दामोदर सावरकर जी ने लिखा है, तो वो अगर हम देखें तो उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरह से निर्देश है। तो हिंदुत्ववादी राजनीति जो है वो मुस्लिम महिलाओं को तो इस तरह से ही देखती है। तो जाहिर है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि वो नीलामी करते हैं मुस्लिम महिलाओं की और यंग बच्चे इस तरह से। तो आज हमको दो तरह से सोचना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज पर जो इस वक्त बीत रही है वो पूरे उनके अस्तित्व का सवाल है। तो ऐसे हालात में समाज को बहुत समझदारी से काम लेना होगा। आंदोलन के मुद्दे क्या होंगे, मांगों के मुद्दे क्या होंगे, और इसके लिए सबसे पहले ये जो है इनको एक्सपोज करना होगा हमें कि एमआईएम क्या है, किस तरह से काम करती है, पीएफआई क्या है, सीएफआई क्या है। क्योंकि ये जो कर्नाटक का हिजाब का मुद्दा है उसमें अगर हम देखें तो 100 लड़कियों में से सिर्फ 6 लड़कियां इस तरह की जिद कर रही है। और जब इनमें वहां की जो एक लोकल पंचायत है ओकुटा नाम की कर्नाटक में, और स्पेशली ये उडुपी में, उन्होंने ये कोशिश की थी कि लड़कियों को समझाकर, उन्होंने वो लड़कियों को मौलाना के पास लेके गए और मौलाना ने ये समझाया कि नहीं, 4 दीवारी के बीच है, अगर आप क्लास में हैं तो हिजाब उतारने में कोई मजहब के खिलाफ आप नहीं जाते, क्योंकि आप 4 दीवारी में हैं अंदर। तो इस तरह के मौलाना तो पीएफआई और सीएफआई को चलेंगे नहीं ना। तो उन्होंने उनकी बात मानी नहीं। मौलाना
के पास जाकर समझौता करने की खुद मुस्लिम कम्युनिटी ने भी कोशिश की थी, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ फिर हमारी जिंदगी यहाँ बेहाल हो जाएगी, खतरे में पड़ जाएगी इस तरह का अगर बवाल यहाँ उठा तो समझौता करके बच्चियों को समझा बुझा के वो करना चाहते थे। लेकिन एक वो CFI PFI को नहीं चाहिए था और दूसरा बीजेपी को वो नहीं चाहिए था। इसलिए इस इश्यू को जिस तरह से उन्होंने उन बच्चियों को गेट के बाहर रखा, उन्होंने बेटियां उनको माना ही नहीं, उनको अपनी स्टूडेंट भी माना नहीं। जिस तरह से वो धूप में बैठी हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा कि आप किस तरह का बर्ताव मुस्लिम महिलाओं के साथ कर रहे हो। और वो ट्रिपल तलाक वाला कानून बनाया, कहते हैं हमने मुस्लिम महिलाओं को तो कितना उनका भला किया है, उनको कितना अधिकार दिया है, तो वो तो फैमिली लॉ को आपने क्रिमिनल लॉ बना दिया। और उस आड़ में भी आपने ट्रिपल तलाक के कानून के आड़ में भी आपने मुस्लिम समाज पर हमला किया। तो मुस्लिम समाज को ये सब समझना पड़ेगा। Okay, Rajab, I think are you completing now? जितनी PFI की है। दूसरा ये कि हिजाब का मुद्दा एक तरह से निगेटिव इमोशनल मुद्दा है, इसका असर महिलाओं पर पड़ेगा और यही बीजेपी चाहती है कि वो ना पढ़े, आगे ना जाए। दूसरा, जिनको ये लगता है कि मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं और ये इतने कट्टर ही होते हैं, तो जो अपने मन में नफरत को पाल रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये भी तो देखे। गले में सैफरॉन स्कार्फ डालकर एक लड़की के पीछे जिस तरह से वो आ रहे थे, तो इससे तो एकदम दिल कांप जाता है कि कुछ भी हो सकता था वहां। तो ये कौन कर रहा है? पंतप्रधान मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमारी मुस्लिम बेटियों को कोई बरगला रहा है। मोदी जी ये नहीं पूछते कि हमारे बेटों को कौन बरगला रहा है। जो एक लड़की के पीछे, ये आपका कल्चर है, ये हिंदू धर्म के नाम पर आप संस्कृति सिखा रहे हैं कि अकेली लड़की के पीछे इस तरह से आक्रामक तरीके से जाइए और सूली डील बुली ऐप चलाइए, मुस्लिम महिलाओं की नीलामी। ये सोचे जरा, मुसलमानों से नफरत करने वाला हिंदू समाज ये जरूर सोचे कि उनके बच्चों का ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि और ये करने वाले बच्चे अपने घर में महिलाओं को क्या सम्मान दे पाएंगे? जो दूसरे समाज की महिलाओं के नीलामी कर रहे हैं, तो क्या ये अपने घर में महिलाओं का सम्मान? और ये तो हिंदू संस्कृति की बात करते वक्त कहते हैं कि हम तो देवता मानते हैं स्त्री को, और ये बेटियां बेटियां करके प्राइम मिनिस्टर जो बोलते हैं, तो उनको ये दिखाई नहीं देता कि मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। कितने वेळ लागेल आणखी? एक मिनट। ओके। एक मिनट। मुद्दा सिर्फ हिजाब का नहीं है, इस देश का जिस तरह से तेजी से इस देश के समाज का पतन हो रहा है वो मुद्दा है, और वो उसकी चिंता हमको बहुत गहरी करनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, हमारी साझी संस्कृति हमको बचानी चाहिए पूरी ताकत से। और मराठी में एक कहावत है जो ये कहती है कि बुढ़िया मर गई, इसका ज्यादा दुख नहीं है, लेकिन काल हमारे दरवाजे पर आ गया है, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।